अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो स्टोरी मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस पूरी वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा किसने बनाया? साउथ कोरियन आर्मी को टैंक्स और फाइटर जेट्स कौन सप्लाई करता है? या दुनिया की सबसे बड़ी शिप बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो इसका जवाब है सैमसंग। आप और मैं शायद यही समझते थे कि सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है, जिसके अंदर शायद वो टीवी बनाती है, रेफ्रिजरेटर बनाती है, एसी बनाती है या फिर अच्छे मोबाइल्स बनाती है। एक से एक मोबाइल बनाती है, मोबाइल्स के बेहतरीन फीचर देती है और बहुत ही कंपैरेटिव प्राइसेस में देती है, और शायद एप्पल की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर भी है। आपको लगता है अगर सैमसंग रातों रात बंद हो जाए तो एप्पल जो है वो अकेला बादशाह होगा मार्केट का और उसके तो मजे ही मजे। तो भाई मजे वजे की कोई बात नहीं है। अगर सैमसंग बंद हुआ तो एप्पल भी बंद हो जाएगा, क्योंकि एप्पल के फोन्स में जो एलईडी स्क्रीन्स लग रही हैं, मेमोरी चिप्स लग रही हैं या फ्लैश पावर्स लग रही हैं, ये सब सैमसंग ही इनको प्रोवाइड करता है। एप्पल के साथ साथ गूगल पिक्सल को भी देता है। तो दोस्तों, सैमसंग के बगैर मोबाइल बनाना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सैमसंग ही प्रोवाइड करता है। सैमसंग ने अगर एक दिन ये सोच भी लिया कि वो मोबाइल बनाना भी बंद कर दे, अंदर के पार्ट्स बनाना भी बंद कर दे, तो सैमसंग का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सैमसंग ने अगर मोबाइल बनाना बंद ही कर दिए तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सैमसंग 80 डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करता है। उनकी इंश्योरेंस कंपनी है, उनके कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, उनकी शिपिंग कंपनीज हैं, वो एजुकेशनल सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं। साउथ कोरिया की जीडीपी का 20% सैमसंग कंट्रीब्यूट करती है। एक अकेली कंपनी मुल्क के 5वें हिस्से के बराबर है। सैमसंग के जो प्रेसिडेंट है उनकी इज्जत और पावर शायद उतनी ही है जितनी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की हो, अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। जैसे पाकिस्तान के बच्चे बचपन से तैयारी करते हैं कि वो लम्स में, आईबीए में, यूएटी में, एनईडी में एडमिशन लेंगे, इसी तरह साउथ कोरिया के बच्चे बचपन से ही तैयारी करते हैं कि वो सैमसंग में नौकरी करेंगे। तो सैमसंग ग्रुप स्टार्ट कब हुआ? ये करता क्या क्या है? इसका टर्नओवर कितना है? इसकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है? ये इतना बड़ा कैसे बना? इसके पीछे क्या क्या सक्सेस स्ट्रैटेजीज हैं? क्या क्या कंट्रोवर्सीज थी? कैसे गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया और उसके बदले ये इतनी बड़ी कंपनी बनी? जब गवर्नमेंट में बैठे हुए ऑफिशियल्स बिजनेसमैन से दोस्ती कर लेते हैं तो कंपनीज किस तरह डिफरेंट सेक्टर्स में एंट्री करती हैं और उन सेक्टर्स को डोमिनेट करती हैं, ये सब हमको साउथ कोरिया और सैमसंग से सीखना चाहिए। ऐसे कौन से 3 टर्निंग पॉइंट्स आए सैमसंग की लाइफ में जिसने सैमसंग को भी बदला, कोरिया और पूरी दुनिया को बदल के रख दिया? तो आज मैं आपको ये सब बताऊंगा इस वीडियो में। अब चाहे आप सैमसंग के हेटर हो या फैन, मोबाइल यूज करते हो या टीवी, या आपने कभी इसकी कोई प्रोडक्ट देखी हो, जो भी रिश्ता है आपका सैमसंग से, उसकी कसम देकर कहता हूं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। समझ आए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी का स्टार्ट होता है 1938 से, जब साउथ कोरिया की एक रिच फैमिली से एक बंदा आता है जिसका नाम है ली ब्यूंग चुल, और वो 28 साल की उम्र में एक कंपनी स्टार्ट करता है और उस कंपनी का नाम रखता है सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी। कंपनी का नाम आखिर वो सैमसंग ही क्यों रखता है? क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार्स, और 3 का मतलब कोरिया के अंदर बिग एंड पावरफुल होता है, और स्टार का मतलब माना जाता है एवर लास्टिंग, यानी एवर लास्टिंग, बिग एंड पावरफुल। तो सैमसंग आज वही बन गया है जैसा उसका नाम रखा गया था। अक्सर लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है, तो भाई सैमसंग से ही पूछ लो। तो क्या भाई इन्होंने 1938 में मोबाइल बना लिया था? नहीं भाई, उस वक्त तो सैमसंग एक ट्रेडिंग कंपनी थी और ये लोग बेचते थे फ्रूट, वेजिटेबल, नूडल्स और फिश। ये था इनका इनिशियल बिजनेस। इनका सियोल में हेड ऑफिस था, इन्होंने वहां से अपने बिजनेस का स्टार्ट लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोरिया के अलग अलग एरियाज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, और कुछ वक्त के बाद एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दी अपने करीबी नियर बाय कंट्रीज में। फिर आहिस्ता आहिस्ता, पैसे वाले तो ये थे, इन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड किया, काम अच्छा चल रहा था, कंपटीशन ज्यादा था नहीं, तो 10-12 सालों के अंदर इनकी कंपनी टॉप 10 कंपनीज के अंदर शुमार किए जाने लगी। अब इनका बिजनेस ऐसे ही चल रहा होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, नूडल बेचकर, और फिर इनकी जिंदगी में पहला टर्निंग पॉइंट आता है 1950 के अंदर, जब साउथ कोरिया की वॉर स्टार्ट हो गई नॉर्थ कोरिया के साथ। वॉर वैसे भी किसी के लिए अच्छी नहीं होती, और स्पेशली कंट्रीज के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वॉर के बाद साउथ कोरिया के हालात या कंडीशन बहुत खराब हो गई।
साउथ कोरिया पहले तो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर लेता था, लेकिन वॉर के बाद से ईडेबल आइटम्स भी उनको इंपोर्ट करने पड़ गए थे। और फिर इन लोगों ने सोचा कि ये जो करंट बिजनेस है ये करना अब मुश्किल होता जा रहा है, तो हमको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। इसी बिजनेस में रहे तो आगे मुश्किल हो सकती है, तो कुछ नया करना चाहिए। तो फिर सवाल हुआ, क्या नया करें? उस वक्त साउथ कोरिया के अंदर गन्ने बहुत होते थे। आज भी साउथ कोरिया में गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो उन लोगों ने सोचा गन्ने तो इधर है ही, तो हम शुगर मिल ही लगा लेते हैं। तो फिर उन लोगों ने लगाई एक शुगर मिल। अब आप सोचें जरा, मोबाइल बनाने वाली कंपनी पहले नूडल बेच रही थी और फिर आई शुगर मिल पर। तो दोस्तों, शुगर मिल से इन लोगों ने ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया और फिर सोचा कि कुछ और डाइवर्सिफाई करें, और फिर इन लोगों ने एक वुलन मिल लगाई और कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सैमसंग उतर गया टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में। इस बिजनेस के साथ साथ इन लोगों ने सोचा कि हम सर्विस इंडस्ट्री की तरफ भी मूव करते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों ने फिर अपनी एक इंश्योरेंस कंपनी भी स्टार्ट करी और ये लोग इंश्योरेंस बेचना शुरू हो गए। तो दोस्तों, फिर इनको ख्याल आया कि ये अपना कोई रिटेल स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट करे। फिर सैमसंग ने अपनी पूरी एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स की चेन स्टार्ट करी, जैसे पाकिस्तान के अंदर चेज है या इम्तियाज है। ये वक्त था वॉर के बाद का। उस वक्त साउथ कोरिया में बहुत कम बिजनेस ग्रुप्स थे जो डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहे थे, या यूं कह लें कि डिफरेंट सेक्टर्स में बिजनेस कर रहे थे। इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत मेहनत करी और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, और थोड़े ही वक्त में ये लोग बन गए साउथ कोरिया का सबसे रिचेस्ट बिजनेस ग्रुप। तो दोस्तों, अब आया इनकी जिंदगी का सेकंड टर्निंग पॉइंट। ये वक्त था 1968 का, जब सैमसंग ने उस सेक्टर में एंट्री ली जिस सेक्टर की वजह से वो आज दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रख दिया। और कुछ ही अरसे में, यानी कि साल से 1.5 साल के टाइम में, उन्होंने पहला प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च कर दिया, जो कि था 12 इंच का एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। देखते ही देखते ये लोग दुनिया के सबसे बड़े टीवी मैन्युफैक्चरर बन गए। तो दोस्तों, 1979 में इन लोगों ने माइक्रोवेव बनाना स्टार्ट किया, 1980 में एयर कंडीशन बनाना स्टार्ट कर दिया, 1981 में कलर टीवी ले आए, 1983 में पहला पर्सनल कंप्यूटर भी लॉन्च कर दिया। 1993 आते आते सैमसंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर बन गई। और जो आपका ओरिजिनल आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ था, वाह वाह, स्टीव जॉब्स ने दुनिया को हिला दिया। उस आईफोन की प्रोसेसर और चिप भी सैमसंग ने ही बना के दी थी। फिर इनको लगा हम इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हमको सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है और हम किसी और से खरीदते हैं। तो फिर इन लोगों ने अपनी एक फैक्ट्री ही खरीद ली और उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और उसको इतना एक्सपेंड किया कि वक्त के साथ साथ सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। और फिर 2005 के आते आते ये लोग दुनिया के सबसे बड़े एलसीडी पैनल मैन्युफैक्चरर बन गए। अब हम बात करेंगे तीसरे टर्निंग पॉइंट की। अभी तक जो हमने बात करी वो थी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब हम बात करते हैं सैमसंग मोबाइल्स की। ये जो सैमसंग वर्सेस एप्पल की लड़ाई चल रही है, सैमसंग मोबाइल्स में कैसे आया, इसने मोबाइल कब बनाया? सैमसंग ने मोबाइल सेक्टर में एंट्री ली थी 1983 में, एप्पल से कोई 25 साल पहले, और उन्होंने अपना पहला मोबाइल फोन SC100 लॉन्च किया 1986 में, जो कि फेल हो गया। तो दोस्तों, सैमसंग ने हार नहीं मानी और 1988 में फिर से एक और मोबाइल फोन लॉन्च किया SH100, ये फिर से फेल हो गया। फिर 1993 में लॉन्च किया SH700, ये हुआ हिट। 1994 में लॉन्च किया SH770, ये हो गया सुपर हिट और फिर सैमसंग की धाक बैठ गई। और फिर 1996 से 1998 आते आते सैमसंग ने फोन मार्केट में तकरीबन 57% की मार्केट शेयर कैप्चर कर ली। ये वो फोन नहीं थे दोस्तों जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, ये फोन थे CDMA टेक्नोलॉजी के। इस वक्त तक सैमसंग स्मार्टफोन कैटेगरी में नहीं आया था। दोस्तों, सैमसंग पाकिस्तान में अपना मोबाइल फोन लेके आया कोई अराउंड 2004 या 2005 में। उस टाइम फ्रेम में इनको कोई खास सक्सेस नहीं मिल सकी क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट में राज कर रहा था नोकिया। दोस्तों, वो तो फिर वक्त के साथ साथ नोकिया खुद ही डाउनफॉल का शिकार हुआ और मार्केट से गायब ही हो गया। फिर 2009 के अंदर सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी लॉन्च किया, तब जाकर सैमसंग को इस रीजन में कुछ इज्जत मिलना शुरू हुई। और फिर दोस्तों 2011 आते आते सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन गया। 2010 के अंदर सैमसंग दुनिया का लीडर बना था स्मार्टफोन सेल करने में, और 2010 से 2022 यानी 12 साल सैमसंग वॉज दी ओनली लीडर। अभी 2023 के अंदर एप्पल ने सैमसंग को थोड़ा पीछे छोड़ा है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि आने वाले टाइम में सैमसंग वापस अपनी कमबैक करे।
पर 12 साल तक सैमसंग कंटिन्यूअस वर्ल्ड लीडर रहा सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में। और दुनिया की सबसे बड़ी और लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वो भी सैमसंग ही की है। और ये फैक्ट्री किधर है? साउथ कोरिया में नहीं, इंडिया में। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं सैमसंग के दूसरे बिजनेसेस को। सैमसंग की एक कंपनी है सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज। ये दुनिया में बड़े बड़े शिप्स बनाती है। ये साउथ कोरियन आर्मी के लिए फाइटर जेट बनाती है, जेट इंजन का इक्विपमेंट भी बनाती है, आर्मी के लिए टैंक्स भी बनाती है। और आजकल ये ह्यूमन रोबोट पे काम कर रही है। ये वो ह्यूमन रोबोट होगा जो आर्मी जहां नहीं जा सकती वहां जाके ये उनकी जगह पे लड़ेगा। इनकी एक और कंपनी है सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग। ये बनाती है रोड, टनल, ब्रिजेस। और इसी कंपनी ने बनाया है बुर्ज खलीफा, उसके साथ साथ मलेशिया के ट्विन टावर्स भी। तो दोस्तों साउथ कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भी सैमसंग ही की है। और इसके साथ साथ सैमसंग का एक थीम पार्क भी है, जैसे डिज्नीलैंड है, इसी तरह कोरिया में एवरलैंड है। ये सब तो छोड़ो भाई, सैमसंग का तो पूरा अपना शहर है कोरिया में, सैमसंग सिटी के नाम से। सैमसंग का एक ट्रस्ट भी है जिसमें उनका एक स्कूल भी है, सैमसंग की एक यूनिवर्सिटी भी है और सैमसंग का एक हॉस्पिटल भी है। और 1990 के अंदर साउथ कोरिया में रेनो के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कार्स भी बनाते हैं। और ऐसी छोटी मोटी 80 प्लस इंडस्ट्रीज के अंदर सैमसंग मौजूद है। और अगर आपको लगे भाई क्या रिसर्च की है, हम तो सैमसंग को कुछ और ही समझते थे, ये तो डायनासोर निकला, तो भाई इस वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों सैमसंग साउथ कोरिया की नंबर 1 कंपनी तो है ही और दुनिया की 29वीं सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। इसका मार्केट कैप पता है कितना है? $325 बिलियन। साउथ कोरिया जैसे छोटे से मुल्क में इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी करना कोई मजाक बात नहीं है। तो दोस्तों सैमसंग क्या है, क्या करती है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजीज लगी, क्या इसको गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट करी, क्या सैमसंग की कोई कंट्रोवर्सी है या कोई स्कैम है। ये सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी है। और अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए आगे चलते हैं। तो भाई असल कहानी स्टार्ट होती है जब मैंने आपको बताया कि इनकी लाइफ में आया पहला टर्निंग पॉइंट, यानी वॉर के बाद। वॉर जब होती है तो इकोनॉमी खत्म हो जाती है, प्रोडक्शन बंद हो जाती है और एक्सपोर्ट भी बंद हो जाती है। मांग तांग के गुजारा किया जाता है। यूएन से एड आ रही है, यूएस से एड दे रहा है, मांग तांग के गुजारा चल रहा है। तो उस वक्त के साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने कहा कि ऐसे कैसे चलेगा, हमको अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होगा। और इकोनॉमी कौन आगे बढ़ाता है? बिजनेसमैन आगे बढ़ाता है। उस वक्त की गवर्नमेंट ने कुछ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन को सिलेक्ट किया, उनको सपोर्ट किया ताकि ये बिजनेस ग्रुप्स कुछ बिजनेस स्टैब्लिश करें, ताकि खुद भी तरक्की करें और मुल्क की इकोनॉमी भी तरक्की करे। ये इल्जाम भी लगता है कि उस वक्त जो एड का पैसा आता था गवर्नमेंट को ताकि वो अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे या अपने लोगों की वेलबींग पे खर्च करे, वो गवर्नमेंट इन बिजनेस ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी ताकि ये बिजनेस ग्रुप्स आगे बढ़ सके। उस वक्त कुछ ग्रुप्स उभर कर सामने आए जिनके अंदर सैमसंग, एलजी और होंडाई थे। ऐसे और भी ग्रुप्स थे, लेकिन ये 3 नाम इसलिए लिए गए कि ये 3 नाम बहुत फेमस हैं। तो गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जितना लोन चाहिए इनको लोन दिया, कम इंटरेस्ट रेट पर दिया, टैक्स में इनको काफी छूट मिली। उसके अलावा जिस इंडस्ट्री में इन लोगों ने चाहा वहां का लाइसेंस इनको दिया गया। सैमसंग जब इलेक्ट्रॉनिक्स में आया तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 50% टैक्स को कम कर दिया गया कि भाई सैमसंग आया है, थोड़ी मदद कर दो। दूसरे मुल्कों से जो भी कंपनी साउथ कोरिया की मार्केट में आके अपना सामान बेचती थी उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो पूरी मार्केट इंपोर्टेड गुड्स के लिए बंद कर दी गई और इन लोगों को फ्री हैंड दिया गया कि इस मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करें। और गवर्नमेंट ने इस हद तक इनको सपोर्ट दी कि गवर्नमेंट बैंक्स के दरवाजे इनके लिए खोल दिए कि जितना लोन चाहिए लोन लो, कारोबार में तरक्की करो और मुल्क को आगे बढ़ाओ। ये जो बिजनेसेस होते हैं जो एक सेक्टर से ज्यादा मल्टीपल सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं, इनको कॉन्ग्लोमरेट्स कहा जाता है और साउथ कोरिया में इनको चाय बॉल बोलते हैं। जैसे सैमसंग एक चाय बॉल है, एलजी एक चाय बॉल है, होंडाई भी एक चाय बॉल है। इन सब के हाथों में साउथ कोरिया की इकोनॉमी है और इन सब में सबसे बड़ा चाय बॉल सैमसंग है। अब इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? सबसे पहली बात, जब मुल्क में प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो जाती है और जब एक्सपोर्ट स्टार्ट होती है तो मुल्क के अंदर इंटरनेशनल या फॉरेन रेमिटेंस आना स्टार्ट होती है। फॉरेन रेमिटेंस आने से इकोनॉमी बेहतर होती है और जब इकोनॉमी बेहतर होती है तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, लोगों को जॉब्स मिलती हैं। तो भाई जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुई,
एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुई तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड और स्टाइल भी बेहतर होना शुरू हो गए। साउथ कोरिया को कहते हैं द मिरेकल ऑन द हान रिवर। एक्चुअल के अंदर साउथ कोरिया में एक पतली सी नदी है जिसके किनारे पर यह है। ये एक करिश्मा ही है दोस्तों। अगर एज पर थ्योरी हम चलें तो साउथ कोरिया कोई गरीब मुल्क होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत अमीर है, शायद इसी वजह से। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का मुल्क को तो फायदा ही हुआ, लेकिन पूरा मुल्क एक कंपनी पर डिपेंडेंट हो गया। साउथ कोरिया की पूरी जीडीपी का 20% अकेला सैमसंग है दोस्तों। अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में कहें कि सैमसंग ही साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया ही सैमसंग है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सैमसंग ही साउथ कोरिया है या साउथ कोरिया ही सैमसंग है? मैं सिर्फ ये बोलूंगा, अगर आप किसी साउथ कोरियन सिटीजन की आंख से देखें तो आपको अंदाजा होगा। आप साउथ कोरियन सिटीजन हो, आपने मोबाइल लेना है, आप सैमसंग का लोगे। आपने टीवी लेना है, आपने फ्रिज लेना है, आप सैमसंग का लोगे। आपने अगर गाड़ी भी लेनी है तो आप रीनो की लोगे, क्योंकि इसमें भी सैमसंग ही है। आपने इंश्योरेंस लेनी है तो सैमसंग की लेनी है। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो सैमसंग के जा रहे हैं। आपने कहीं कॉलेज या स्कूल में पढ़ना है तो सैमसंग के स्कूल में पढ़ना है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी फेरी पे जा रहे हैं या बड़े शिप पे जा रहे हैं तो वो सैमसंग का है। या आप फैमिली के साथ थीम पार्क जा रहे हैं तो सैमसंग का है। तो अगर उसने कहीं रहना है तो उसने रहना भी सैमसंग टाउन में है, तो भाई साहब उसकी जिंदगी तो सैमसंग ही हुई ना। तो भाई सैमसंग वहां लाइफ स्टाइल है। जैसे यहाँ पाकिस्तान में बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो तैयारी करते हैं कि हमने इंजीनियर बनना है, हमने डॉक्टर बनना है। इसी तरह साउथ कोरिया में बच्चे बचपन से ही प्रिपरेशंस करते हैं कि उन्होंने सैमसंग में नौकरी करनी है, क्योंकि एक दफा अगर उनकी नौकरी सैमसंग में हो गई तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, उनकी शादी अच्छी जगह होगी, और अगर वहां जहेज मिलता है तो उनको जहेज भी अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए बच्चे बचपन से एक सेट एग्जाम होता है वहां हर 6 महीने बाद, जिसे सैमसंग एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं ताकि वो उसमें पास हो सकें और उनकी नौकरी सैमसंग में लग सके। जिसकी नौकरी सैमसंग में नहीं लगती वो एलजी में ट्राई करता है, और जिसकी एलजी में नहीं लगती वो होंडाई में ट्राई करता है, और जिसकी इन तीनों में नहीं लगती वो वहीं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी तलाश करके उसको करता है। लेकिन सारी जिंदगी उसका सर झुका रहता है इस शर्म के साथ कि वो फेल हो गया, कि जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया। तो दोस्तों ये स्टेटस है सैमसंग का साउथ कोरिया में। तो अब मुझे आपसे ये पूछना है दोस्तों, क्या गवर्नमेंट का कुछ बिजनेसमैन को सेलेक्ट करके उनकी सपोर्ट करना, क्या ये सही चीज है या गलत? क्योंकि कोरिया में ऐसा होता है, मैंने इसकी एग्जांपल भी दी है आपको इस वीडियो के स्टार्ट में, लेकिन होता तो चाइना में भी है, या यूएसए की गवर्नमेंट भी अपने कुछ खास बिजनेस पर्सनालिटीज को कुछ सपोर्ट करती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी ऐसा करती है? और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा करती है तो वो कौन सी कंपनीज हैं आपकी नजर में जिनको गवर्नमेंट खास सपोर्ट दे रही है? कमेंट बॉक्स खुला है, इसके अंदर आप जरूर बताएं। अब बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज की। इतना बड़ा ग्रुप है सैमसंग, और अगर कोई कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1987 में जिन्होंने स्टार्ट किया था सैमसंग, वो फाउंडर एक्सपायर हो गए। उसके बाद उनके बेटे ने कंपनी को ज्वाइन किया या टेक ओवर किया। फिर 1996 में इनके जो बेटे थे उन पर एक इल्जाम लगा कि उन्होंने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को शायद रिश्वत ऑफर करी। इसका बहुत हंगामा हुआ कोरिया के मीडिया पे, लेकिन कुछ अरसे के बाद इस बात के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और ये बात दब गई। फिर 2008 में इन पे इल्जाम लगा टैक्स चोरी का और रिश्वत देने का, यहां तक कि इनको सैमसंग की प्रेसिडेंट की पोस्ट से भी हटा दिया गया और 3 साल के लिए जेल भी हुई। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद ये वापस आए और सजा माफ हो गई और फिर से सब कुछ वैसे ही चलने लगा। फिर इनके जो बेटे थे उन पे भी इल्जाम लगा कि उन्होंने भी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को रिश्वत दी है। इस इल्जाम में उन पे केस चला, उनको भी सजा हुई, लेकिन हुआ उसका भी कुछ नहीं। इन लोगों पर सिर्फ इल्जाम ही लगते हैं, इनको सिर्फ सजा ही होती है, लेकिन इनका हो कुछ नहीं पाता, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि सैमसंग के ऊपर अगर हाथ डाला तो सैमसंग यहां से बिजनेस को वाइंड अप करके कहीं जा भी सकता है। क्योंकि सैमसंग के लिए कोरिया मजबूरी नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया के लिए सैमसंग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस केस स्टडी से हमें सीखने को क्या मिलता है? लेसन नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। जब जहां मौका मिले दोस्तों वहां चोट मार देनी चाहिए। क्या था अगर सैमसंग खाली नूडल ही बेचता रहता? नहीं आता वो डाइवर्सिफाई करके क्लोथिंग के बिजनेस में, शुगर केन के बिजनेस में, या इंश्योरेंस के बिजनेस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में। अगर वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता तो आज सैमसंग इतना बड़ा नाम नहीं बनता और ना ही दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनता। तो भाई आपको जब भी मौका मिले जिंदगी में डाइवर्सिफाई करो और आगे बढ़ो। लेसन नंबर 2, फोकस ऑन क्वालिटी। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि भाई सैमसंग को तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट करी, तो ऐसा नहीं है, खाली सैमसंग को गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं करी, साथ में एलजी को भी करी, होंडाई को भी करी। वो लोग क्यों नहीं ग्रो कर सके?
क्योंकि सैमसंग ने फोकस किया क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे, मार्केट में बेहतरीन प्रोडक्ट्स लॉन्च करी, इसीलिए आज वो दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बन सका है। लेसन नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज सिलेक्शन ऑफ द राइट पार्टनर। आपको गवर्नमेंट कितनी ही सपोर्ट कर ले, आपकी प्रोडक्ट मार्केट में कितनी ही अच्छी हिट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त के साथ आपको एक अच्छा पार्टनर जरूर मिलता है, जिसकी वजह से या जिसके सहारे आप और ग्रोथ करते हैं और ऊपर जाते हैं और सक्सेस की एक नई तारीख लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज के बाद से आप सैमसंग को कोई मामूली ब्रांड नहीं समझेंगे, क्योंकि सैमसंग सबका बाप है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज।